लिखो तो एक पॉइंट। मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ब्रैकेट में बी इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ब्रैकेट में बी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया when area is kept perpendicular to the magnetic field, when area is kept perpendicular to the magnetic field, area is kept perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, कोई बता पाएंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसस लॉ याद है उसका? थोड़ा सा गॉसस लॉ, याद है सर। गॉसस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस क्या होता है? गॉस गॉस लोग बोलते थे कि मतलब जो कंडक्ट क्या। साइंटिस्ट का तीन चार गो तो नाम है वो चैप्टर में, चारों पांचों साइंटिस्ट का एक जगह लिख करके वो फॉर्मूला को लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? फ्लक्स इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो ई डॉट डी एस। जो गॉसस लॉ था कि किसी भी क्रॉस सरफेस के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो था। और जो जनरल डिफरेंशन था जिसमें हमने ई एक्स ए एक्स वाई, मतलब ई एक्स ए वाई जेड ऐसे लिखाएंगे प्लस ई वाई ए जेड एक्स ऐसे लिखाएंगे, ठीक है, जिसमें ई डी एस कॉस थीटा ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। तो जिसको आप देखो गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ई डॉट डी एस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बी डॉट डी एस। बी वहां भी लिखे थे ई ए कॉस थीटा, यहाँ होगा बी ए कॉस थीटा, वहां पे इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी करवाए थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, मतलब बी डॉट डी एस अलग से हम लिखाएंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग, यहां से अगर, चूंकि हम दो फॉर्मूले से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी तक निकाल चुके हैं, या तीन से, ये यहां से अगर बी का लिखा जाए तो बी क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, डब्ल्यू ई बी आर वेबर। एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। सेम कहानी हुआ कि इफ एरिया इक्वल टू 1 यूनिट एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन बी इक्वल टू, ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 5 ही बचेगा। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा जब एरिया 1 यूनिट हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। लिख लिए सर। एक मिनट अरबी, अरबी कहाँ गायब हो जाती है बुआ, 5 मिनट पहले तक मैसेज किया।
मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos थीटा बी इक्वल टू फ्लक्स अपॉन ए cos थीटा इफ ए इक्वल टू 1 यूनिट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बी इक्वल टू 5. इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस. अब याद रह जाएगा सर जी. हाँ सर। आर भी लिख लिए यहाँ तक. लिखेंगे आगे. आगे लिखेंगे बुआ एम के एस यूनिट of magnetic flux MKS unit of magnetic flux is Weber. WEBR Weber. लिखेंगे 1 टेस्ला. टेस्ला किसका यूनिट बताए थे लास्ट क्लास में, याद है? वन टेस्ला इक्वल टू मैडम जी पिछले क्लास में हम बोले भी थे कि टेस्ला जो है पहली बार टेस्ला की कार मुंबई में पहला लगाया है भाई. एलन मस्क जो है उसका पहला जो है इंडिया में टेस्ला का कार लगाया है. हमने बोला था कि भाई टेस्ला है डीजल है इस टाइप का जो है वो बड़े बड़े लोगों के नाम पे है. आज के डेट में लगता है ब्रांड है, एक्चुअल में ये बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का नाम है या किन्हीं और बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम पे वो रखा गया है. तो टेस्ला हमने बी का यूनिट बताया था. ठीक है, 1 मार्क्स में जनरली कभी कभी पूछ देता है बोर्ड के एग्जाम में सर जी. देखिएगा अगर हर साल का तो देखिएगा कि किसी न किसी का यूनिट जरूर पूछा है. वो आधा मार्क्स में 0.25 मार्क्स के लिए लेकिन वो पूछा जरूर है. 1 टेस्ला जो है वो होता है 10 पे पावर 4 गॉस. ठीक है, ये याद रखना है. टेस्ला हमने बताया था ऐसा यूनिट है और गॉस जो है वो सीजीएस यूनिट है. सीजीएस यूनिट 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पे पावर 4 गॉस होता है. एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे. लिखेंगे इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन magnetic field induction at a point is said to be magnetic field induction at a point is said to be 1 Tesla said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb if a charge of 1 coulomb while moving at right angle moving at right angle to a magnetic field moving at right angle to a magnetic field comma with a velocity of 1 meter per second with a velocity of 1 meter per second 1 meter per second experience a force of 1 newton experience a force of 1 newton at that point force of 1 newton at that point है ना. ऑलरेडी ये डिस्कस किए थे जस्ट अभी कुछ देर पहले, या आप ही बोली थे अनुष्का कि 1 मीटर रहेगा 1 कूलम चार्ज रहेगा, उसी को लिटरेचर के रूप में लिखा दिया गया है. ठीक है. तो यहाँ तक हो गया होगा. पार भी कहीं डाउट रहेगा पूछेगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास भी कुछ ही देर पढ़ा पाए थे. फिर स्टार्टिंग वाला सही चैप्टर का होगा तो चैप्टर थोड़ा सा, कोई भी चैप्टर फिजिक्स का देखो लेंदी ही होता है बउआ, कोई छोटा नहीं होता कि 5-6 क्लास में खत्म हो जाए. हर चैप्टर में टाइम लगता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टाइम और ज्यादा ही लगेगा. इलेक्ट्रोस्टेट इतना नहीं लगेगा कोई चैप्टर में लेकिन टाइम टाइम लगेगा बउआ. ठीक है, लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहला लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड लिखेंगे मैक्सवेल, MAXWELL, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, SCREW, कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। और इसी को क्या कहते हैं, राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। तीसरा क्या लिखेंगे, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो इसमें हमको बहुत सिर्फ एक को देखना है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्लास 10th में हर बच्चे पढ़े होंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, लिख लो, एक लाइन में लिख लो। राइट हैंड थंब रूल लिख करके दे के एक लाइन में लिख लेंगे, है ना। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा कि अगर देखो करंट जो है इधर इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिधर आपका निकला हुआ है, तो ये डायरेक्शन से इधर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल इतना ही कहता है सिर्फ कि आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इमेजिन करो कि अपने राइट हैंड में इस तरह से उसे होल्ड किए हो, इस तरह से होल्ड किए हो कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में आपका थंब का डायरेक्शन होना चाहिए। तब जो है, जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर है, जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करोगे कि आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। अगर ऐसा है और आपने उस करंट कैरिंग वायर को ऐसा थिंक किया है कि आपने अपने राइट हैंड में उसे होल्ड किया है, तब जो है कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा स्ट्रेट नहीं फ्लो करता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या, कर्ल नेचर का है, क्लोज लूप बनाता है बउआ। ठीक है, तो यही वजह है कि देखो आपका अगर करंट जो है इधर से इधर जा रहा है, अंगूठा को हमने ऐसे रखा, हम ऐसे करके इसे होल्ड किए कि जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को। जो चारों उंगली का जो कर्ल है बउआ, है ना, जो मुड़ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे एक लाइन में कि इफ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ राइट हैंड, इफ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ राइट हैंड, thumb of right hand along the current, thumb of right hand along the current, along the current and curl our finger, and curl our finger to pass through a point P, to pass through a point P, to pass through a point P, comma, the direction of finger at P, direction of finger at P gives the direction of magnetic field. The direction of finger at P gives the direction of magnetic field there.
gives the direction of magnetic field there. Gives the direction of magnetic field there. ठीक है, लिखा गया यहां तक में? हाँ सर। जैसे मान लो करंट इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। मान लो कि कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, कोई पॉइंट यहाँ ले लिए Q। अगर पूछा जाए कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट Q पे क्या होगा, तो बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे कि क्या होगा? ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है। तो आपको इमेजिन करना है क्या कि आपने राइट हैंड में इसको होल्ड किया, ऐसा सोचना है। तो जब राइट हैंड में इसको होल्ड किया तो ऐसे करके होल्ड किया कि जो अंगूठा होगा करंट के डायरेक्शन में होगा। तो अब क्या है, जिस पॉइंट पे निकालना है उधर अपना कर्लिंग दिखाना है। तो क्या है वो आपका इनटू द प्लेन, इधर क्या है देखो, अंदर की तरफ अंगूठा जा रहा है। और इमेजिन करो कि ये करंट कैरिंग है ऐसे। अब फोल्ड करके वो इधर जो आएगा, ठीक है, ये एलिमेंट है आपका, थंब जो है करंट के डायरेक्शन में है, इस करंट एलिमेंट के इस साइड में अंदर की तरफ जा रहा है। और इधर वो फोल्ड करके आएगा तो इधर जो है करंट, जो करंट वायर है इसके इधर क्या है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अगर ये रहता और हमको P और Q दिया रहता पॉइंट, तो हम क्या कहते हैं कि Q पे अंदर की तरफ जा रहा है, यानी क्रॉस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और P पे बाहर निकल रहा है तो डॉट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इनटू द प्लेन, यहाँ पे अवे फ्रॉम द प्लेन। समझ में आया? पारवी पूछेगी अगर डाउट है तो, अनुष्का पूछेगी अगर ये चूंकि समझना बहुत जरूरी है चैप्टर के लिए। 2-3 चीज समझ जाओगी तो फिर पूरा चैप्टर बहुत आसान लगेगा। सिर्फ सोचना होगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सोचना होगा बस, वो भी बहुत डीपली नहीं, एकदम हल्का हल्का सब कुछ निकलते चला जाएगा। बोलो को डाउट है तो। नहीं है सर। ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को वही, अगर ये डायरेक्शन में रहेगा तो ऐसे है, अगर इधर पूछेगा तो देखो इनटू द प्लेन, इधर पूछेगा तो मान लिया अगर करंट ऐसे करके जा रहा है बुआ, तो बुआ ठीक है, करंट मान लिया नीचे से ऊपर की तरफ है तो अंगूठा को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब जिस पॉइंट पे पूछा जाए, यहाँ P है, Q है, R है, S है, तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे भी रहेगा अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा आगे चल करके हम बताएंगे, तो आपका डायरेक्शन का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कहेगा कि जो कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बउआ, वो मान ले ऐसे दे देगा, जेड कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है, तो पूछेगा एक्स वाई का कोई डायरेक्शन देगा, ABCD कुछ लिख देगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ डिफरेंस के लिए आपको रहेगा, अदरवाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जो भी है हेडिंग कर लेंगे आपका यहाँ पे दी बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, BIOT बायोट, SAVART, यस, बायोट सावर्ट लॉ, LAW, बायोट सावर्ट लॉ। लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, magnetic field at a point P due to a small current element, magnetic field at a point P due to a small current element, due to a small current element, ideal, ideal is, ideal is देखो बुआ, ये क्या है आपका, एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, छोटा सा। ठीक है, या इसको ऐसे करके बनाओगे ऐसे, ठीक है, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा फिगर। एक वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका लेंथ क्या है, DL है बुआ, DL लेंथ। DL एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वायर में क्या है, करंट I फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है।
कोई पॉइंट पी लिए हुआ है, कोई पॉइंट पी लिए, इस करंट एलिमेंट से हम पॉइंट पी को ज्वाइन किए, ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। क्या हो गया, आर वेक्टर, डिस्टेंस हुआ किसी पॉइंट से पॉइंट पी पे जहां निकालना है वहां का आपका आर वेक्टर हो गया। अब क्या हुआ, डीएल जो है नीचे से ऊपर की तरफ है इसका डायरेक्शन डीएल का, और ये आर वेक्टर है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को उस करंट कैरिंग कंडक्टर से ज्वाइन करेंगे। तो जिस कैसे जाने कि डीएल का वेक्टर करंट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है हुआ है, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और आर वेक्टर यहां से निकल के इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल को हम लोग क्या कहेंगे ना, थीटा एंगल देंगे। क्या नाम देंगे, थीटा नाम देंगे। ठीक है, जैसे आपका कूलम्ब लॉ का मतलब कोई डेरिवेशन नहीं था बुआ, कूलम्ब लॉ क्या था, एक इंपेरिकल टाइप का फॉर्मूला था, F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही बायोट सावर्ट लॉ भी क्या है, एक इंपेरिकल टाइप का फॉर्मूला है बुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेंशन कर लीजिए, आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट, आर वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट with respect to dl, with respect to dl, सर theta एक बार equal और to बोल दीजिए। r vector equal to position vector of, position vector of test point, position vector of test point with respect to dl, with respect to dl, theta equal to, theta equal to angle between, angle between dl and r vector, theta equal to angle between dl and r vector, dl and r vector। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि कोई भी करंट एलिमेंट के द्वारा किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जो करंट, अगर किसी वायर से अगर करंट फ्लो करती है, किसी वायर से अगर करंट फ्लो करती है, तो उस वायर से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वही बताए हैं बायोट सावर्ट लॉ ने, इसीलिए नाम पड़ा है बायोट सावर्ट लॉ। तो उनके द्वारा क्या कहा गया है बउआ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा डीवी जो होगा बउआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, मतलब अगर वायर से ज्यादा करंट जाएगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड देगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, साइन थीटा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, साइन थीटा, यानी ये दोनों के बीच का एंगल का साइन जो है वो हुआ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और साथ में क्या कहा गया, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जैसे कूलम्ब लॉ था, जैसे आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्ब लॉ में था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वैसे यहाँ पे भी बुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, 1/r², 1/r²। सबको बुआ क्या किए, सबको एक साथ लिखने का प्रयास किए, तो डीवी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बुआ आपका, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, हम एक करंट एलिमेंट से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो निकाल रहे हैं। लिखा गया यहां तक हुआ। हाँ सर। अब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टेट में हमने के दिया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपका क्या था, 1/4πε0 था। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम ये सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, μ0/4π, μ0/4π, उसके बाद वही आइडियल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे 4 पाई तो एक कांस्टेंट है बुआ, जहां पे जो म्यू नॉट है ये क्या है आपका परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी नॉट का मतलब जहां पे भी नॉट है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था, फ्री स्पेस का था, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी था, ठीक है। वैसे ये क्या है बुआ आपका परमिएबिलिटी, वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आगे चल के बताएंगे। म्यू नॉट आपका क्या हो गया यहाँ पे परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। चूंकि आइडियल साइन थीटा है तो कोई इसको ऐसे लिख सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसको बउआ अगर कोई लिखे आई डी एल, आइडियल, ऊपर तो आर नहीं है, लेकिन अगर हम लिखते हैं आइडियल क्रॉस आर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, इसका मतलब क्या है आइडियल क्रॉस आर को जब खोलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आई, लिखना नहीं है नीचे वाला, आई डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा अपॉन आर क्यूब, एगो कट जाएगा आर तो ये आर स्क्वायर बचेगा। लेकिन वो चूंकि वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन क्या है बायोट सावर्ट लॉ का, ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है बउआ, ठीक है। हर जगह पूछा, हर जगह वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन क्या है बायोट सावर्ट लॉ का, ठीक है। तो आपको ये नहीं पूछेगा बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल कहेगा कौन सा एक्सप्रेशन सही है, अगर कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बउआ, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में तब तो कहेगा कि आपको वेक्टर फॉर्म में बायोट सावर्ट लॉ का क्या है एक्सप्रेशन, या किसी करंट एलिमेंट के द्वारा दे देगा कि आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है दिस एंड दैट, तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली जो हमें याद रखना है वो वेक्टोरियली है। फाइनली हुआ ये जो है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा है अपॉन आर स्क्वायर है, और एन कैप या आर कैप जो भी है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो आपको फाइनली ये याद रखना है, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यही इसको खोलेंगे यही आएगा फाइनली फिर से आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एन कैप। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता नहीं किनको याद है, किन्हीं को याद है क्या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, हाँ सर, क्या बोलिए। 8.854 इंटू हाँ 10⁻⁻12। ठीक है स्मार्टली। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या है आपका, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। देख लेना इसका यूनिट क्या होगा म्यू नॉट का, टेस्ला होगा कुछ मीटर पर एम्पियर, और वेबर करके होगा पर मीटर पर एम्पियर, एक बार चेक कर लेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। इस टाइप का आता है सब आपके यूनिट डायमेंशन का, मतलब ये क्वेश्चन तो दुनिया का हर एग्जाम आता है, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कहीं का भी है। स्कूल के एग्जाम में जनरली नहीं पूछेगा डायमेंशन, है ना। तो एक बार वेरीफाई कर लेगी म्यू का क्या होगा। ठीक है सर जी, लिखा गया, अब देखो यहाँ से। 1 मिनट रुकिए। 3 क्लास बहुत स्लो चला, पता है, बहुत स्लो, स्लो नहीं, कार भी गायब हो जाती है, क्लास स्लो हो जाता है, हमको लगता है छूट जाएगा फिर समझ नहीं आएगा। हो गया। हम्म, ठीक है। तो सेम कहानी बुआ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सेम चीजें। इसका मतलब क्या था बुआ कि कोई आपका करेंट एलिमेंट है, जैसे ये आइडियल करेंट एलिमेंट है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन इसमें अगर हुआ थीटा जो है आपका 0 डिग्री हो गया, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, अनुष्का बता पाएगा अगर थीटा यहाँ 0 डिग्री लिखे इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। सर अब थीटा ये अगर 0 हुआ तो हाँ हाँ
मैग्नेटिक इंडक्टर वेक्टर है हम्म, वो जो जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, ये तो वैल्यू जीरो हो गई, तो हम जस्ट यही लिखेंगे, है ना। आप अगर लिखना तो लिख थीटा जीरो करंट होगा, का बी जीरो होगा, बट इसका मीनिंग क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्या ये क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में, हम बता पाइएगा ये एक्सप्रेशन किस चीज के लिए है बउआ। मैग्नेटिक फील्ड के वो पहचान बोलो, घबराइए नहीं, बोलिए। ये बोलो तो कि भाई कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है भाई, उसमें करंट आई है, करंट आई है। हमने अभी क्या लिया था, एकदम बेसिक देखोगी तो ये करंट एलिमेंट था डीएल, और हमने आर वेक्टर ये लिया था, और ये थीटा कहा था। मान लो कि थीटा 30 डिग्री है, 30 से घट करके थीटा 15 डिग्री हो गया, 15 से घट करके थीटा 5 डिग्री हो गया, 5 डिग्री, 5 से घट करके थीटा 0 डिग्री हो गया। मतलब हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई वायर है, उस वायर से मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू होगा ये हम निकाल रहे हैं। अभी तक हम क्या किए थे बउआ, अभी तक हमने किसी चार्ज को गिवन मैग्नेटिक फील्ड में फेंके थे, या किसी करंट एलिमेंट को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखे थे। तब हम देख रहे थे कि उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई चार्ज जो उस फील्ड में दौड़ रहा है उस पर क्या फोर्स लगेगा, या कोई करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई करंट वायर, उस वायर पे कैसे फोर्स लगेगा, अभी तक हम वो पढ़े थे। अब पढ़ रहे हैं ये बउआ कि कोई वायर जो है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है, तो इसके सराउंडिंग में जो एकदम सबसे पहला क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो ये अनुष्का आपने बोले भी कि वह किसी वायर्स में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ जो है, उसके विसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। भाई कितना पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड, वही तो निकाले हुआ। तो ये किसी वायर के द्वारा ना होकर के एकदम छोटा सा टुकड़ा है किसी, चूंकि डीएल लेंथ का जानेंगे तो एल लेंथ का जान लेंगे इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो वही हुआ कि किसी करंट एलिमेंट से किसी आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एकदम ऐसे करके बोलो कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि हमारा, अगर देखो ये आइडियल है, इसका मतलब जस्ट इसके सामने कोई पॉइंट है कहीं पे भी बउआ, ये सब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा जस्ट एक दो क्लास के बाद देखेगी बउआ। ठीक है, तो यानी किसी करंट एलिमेंट के जस्ट सामने, किसी भी कहीं भी चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जीरो होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको समझाया, ये आइडियल है, ये आर लिए थे, ये थीटा था, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री घट के हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। मतलब कोई करंट एलिमेंट का जस्ट सामने मैग्नेटिक फील्ड, इधर इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जस्ट एकदम जिधर करंट जा रहा है जस्ट सामने वाला पॉइंट कहीं पे भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है सर जी, पहला पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पे। हमने कहा कि मोटर जनरेटर सब कुछ घुमाना होता है बउआ इसमें, तो ये कंसेप्चुअल पॉइंट चैप्टर है बहुत ज्यादा, है ना, इसलिए एकदम छोटा छोटा टुकड़ा देखो हम बता रहे हैं, और आपको मस्ट है कि रिविजन करके नए क्लास में आपको बैठना होगा। फिर वो सेम कहानी है, थीटा अगर पाई हो जाएगा, थीटा पाई है, इसका मतलब क्या है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका पीछे वाला पॉइंट कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू जीरो होता है। सेकंड पॉइंट, पीछे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, हो गया होगा ड्रॉ, फास्ट करेंगे, आपको कॉल नहीं करने वाला होगा 10 में। ठीक है, हो हाँ गया वो सर। यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थीटा पाई बाई टू, थीटा पाई बाई टू क्या है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, बी जो होगा बी मैक्सिमम होगा, बी मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लेते हैं, लेट आई, अगर करंट होगा 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है,
जो करंट एलिमेंट का लेंथ है डीएल, लेटर सपोज 1 मीटर है, और हम 1 मीटर दूरी पे भी बउआ हम चाह रहे हैं 1 मीटर कोई लंबा वायर है, उससे 1 मीटर दूरी पे जिस वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आई का वैल्यू 1, डीएल का वैल्यू 1, आर स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो बी मैक्सिमम क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो जो डीबी का वैल्यू बचा वो क्या बचा बउआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट का वैल्यू अभी हम बताए क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 7, तो 4 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 7 अपॉन 4 पाई। 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हुआ 10 पे पावर माइनस 7 टेस्ला। टेस्ला, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 पे पावर माइनस 7 होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 पे पावर माइनस 7 होता है। तो इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा बउआ, 10 पे पावर माइनस 7 टेस्ला। लिख लिया सर। बायर सवाट लॉ का यही है। देखो, ये डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन लिखा देते हैं हम, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है बउआ, उसका वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूरे का रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यही जो इलेक्ट्रोस्टेट वाला फॉर्मूला है और जो बउआ अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, दोनों को कोरिलेट करके मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको ये पढ़ना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लास्ट चैप्टर वो आपका फर्स्ट बुक का। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर। आप चाहो तो नीचे में भी रूट अंडर सिर्फ दे सकती हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है बउआ, तो 1 अपॉन आप नीचे दे सकते हो या ओवरऑल दे सकते हो, एक ही बात हो।